हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर चैनल सिंपली नोट्स। आज का टॉपिक है थियोरीज ऑफ पर्सनालिटी। जितने भी थियोरिस्ट हैं जो साइकोलॉजी की फील्ड से हैं या जिन्होंने ह्यूमन बिहेवियर पर रिसर्च की है, दे ऑल हैव कैरिड ऑन रिसर्चेस टू फाइंड आउट आंसर्स टू द क्वेश्चंस। और वो क्वेश्चंस क्या हैं? व्हाट इज पर्सनालिटी? पर्सनालिटी क्या है? पर्सनालिटी का कॉन्सेप्ट क्या है? व्हाट डज पर्सनालिटी कॉन्स्टिट्यूट? कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो पर्सनालिटी में इंक्लूड होते हैं? हाउ इज़ आवर बिहेवियर गवर्न्ड बाय पर्सनालिटी? कैसे हमारी पर्सनालिटी हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है? जितने भी थियोरिस्ट्स रहे हैं जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट पर स्टडीज़ कंडक्ट की है, सबने इन सवालों के अलग अलग जवाब निकाले हैं। सो डिफरेंट स्कॉलर्स हैव गिवन डिफरेंट थियोरीज ऑफ पर्सनालिटी। हम एक एक करके जो पर्सनालिटी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट थियोरीज हैं वो स्टडी करेंगे। वी विल बी डिस्कसिंग साइकोएनालिटिकल थ्योरी, सोशियो-साइकोलॉजिकल थ्योरी, ट्रेट थ्योरी एंड सेल्फ थ्योरी। इस वीडियो में हम साइकोएनालिटिकल थ्योरी स्टडी करेंगे, बाकी की थ्योरीज हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। सारी थ्योरीज अगर हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और बोरिंग हो जाएगी, तो मैं इस वीडियो में सिर्फ साइकोएनालिटिकल थ्योरी एक्सप्लेन करूँगी। So, psychoanalytical theory was developed by Sigmund Freud. He is the major contributor of this theory. But Sigmund Freud के अलावा there are some other names associated with this theory, such as Carl Jung, Alfred Adler, Karen Horney and Erich Fromm. इन सब का भी contribution रहा है इस theory में, but major contribution Sigmund Freud का ही रहा है। सिगमंड फ्रॉयड जो थे वो साइकोलॉजिस्ट नहीं थे, वो न्यूरोलॉजिस्ट थे। इट वॉज वाइल ट्रीटिंग हिज पेशेंट्स दैट ही डेवलप्ड हिज फेमस साइकोलॉजिकल थियोरी। जब वो अपने पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे थे तो उन्होंने नोटिस किया कि जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं, मतलब पेशेंट्स की जो प्रॉब्लम्स हैं, वो कहीं ना कहीं उनके कॉन्शियस माइंड की वजह से भी है। तो यहाँ ये समझना ज़रूरी है कि कॉन्शियस माइंड क्या है, अनकॉन्शियस माइंड क्या है। कॉन्शियस माइंड में वो सभी थॉट्स, मेमोरीज, फीलिंग्स, विशेस आती हैं जिनके बारे में हम अवेयर हैं। राइट नाउ यू आर अवेक, सो यू आर अवेयर ऑफ लाइट्स, एयर, पीपल अराउंड यू, clothes you are wearing, you are aware of what I am speaking, you are aware of the computer और फ़ोन जिसके थ्रू आप ऑनलाइन हैं, आप जिस चेयर पर बैठे हैं वो कंफर्टेबल है या नहीं। आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स अभी दौड़ रहे हैं क्योंकि आप इस समय एक्टिव हो। तो ये सब आपकी कॉन्शियस माइंड में चल रहा है। यू आर एक्टिवली सीइंग, फीलिंग एंड हेयरिंग थिंग्स। सो कॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल हम अपने रोज़मर्रा के जीवन में करते हैं। इसी माइंड से हम सोचते, समझते हैं और एक्शन लेते हैं। Unconscious mind means all those thoughts, feelings, urges and memories that are outside our conscious mind or conscious awareness. So unconscious mind is complete opposite of conscious mind. वो चीज़ें जो हम बिल्कुल भूल चुके हैं। For example, memories and emotions that are too painful, embarrassing and shameful. अगर किसी बच्चे ने चाइल्ड एब्यूज़ फेस किया है तो वो डर, वो गुस्सा उसके कॉन्शियस माइंड में रहेगा। जब वो बड़ा भी हो जाएगा तो भले ही उसके बाकी के लाइफ के एक्सपीरियंसेस कितने भी अच्छे क्यों ना हो, फिर भी वो हिडन फीलिंग्स रहती हैं, हमारी कुछ हिडन डिज़ायर्स होती हैं, विशेस होती हैं, जो कई बार हम ड्रीम्स के थ्रू देखते हैं। और समटाइम्स स्लिप ऑफ टंग हैपन्स। ये सब हमारे अनकॉन्शियस माइंड में चल रहा होता है। बचपन से लेकर अब तक हमारे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, मेमोरीज रही हैं, थॉट्स, फीलिंग्स, इन्फॉर्मेशन, वो सब स्टोर होते हैं अनकॉन्शियस माइंड में, जिनके बारे में हम अवेयर नहीं होते। बट ये सभी एक्सपीरियंसेस हमारी पर्सनालिटी को, बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं। ऑल दीज एक्सपीरियंसेस फॉर्म द बिलीव्स, fears and insecurities that we carry today. However, we cannot recall most of these memories. अनकॉन्शियस माइंड हमारे ब्रेन का वो हिस्सा है जिसके अंदर हमारे पैदा होने से अब तक की सारी घटनाएं हैं, लेकिन हमें याद नहीं है, वो हमारी एक्टिव मेमोरी का हिस्सा नहीं है। दे आर unconscious forces that derive our behavior. There is one more term, जब हम conscious और unconscious mind study कर रहे हैं तो ये term भी हम discuss कर लेते हैं, और वो है subconscious. Subconscious means under or below. All reactions and automatic actions we can become aware of if we think about them.
जब हम कोई भी काम करते हैं जिसमें हमारी पहले से आदत हो गई होती है तो उसके लिए हमें सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमारा सब काम अपने आप हो जाता है। तो ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड से होता है। फॉर एग्जांपल जब हमें कार ड्राइव करनी आ जाती है तो ऑटोमेटिकली हमसे ब्रेक्स लगती हैं जहाँ ज़रूरी होती है, गियर चेंज होता है, ये सब चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होती हैं। सो देयर आर सम थिंग्स दैट माइट बी हार्ड टू रिकॉल क्विकली ऑन द स्पॉट, but once you focus your attention on something in your subconscious mind, you can recall it pretty quickly. तो ये होता है हमारा subconscious mind। तो I hope आपको ये समझ आ गया होगा कि conscious mind और subconscious mind में क्या difference है। Now coming back to the psychoanalytical theory, so Sigmund Freud के accordingly जो major motivating force है किसी भी इंसान में जो उसकी personality को influence करती है वो उसके unconscious mind से आती है। According to him, there are 3 components of personality: आईडी, ईगो एंड सुपर ईगो। ये ब्रेन का कोई पार्ट नहीं है, बट ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है कि कैसे हमारा ब्रेन वर्क करता है। सबसे पहले बात करते हैं आईडी की। ID is the original and most basic component of human personality. It consists of everything psychologically that is inherited and present at the time of birth. So it is the only component of personality that is present from birth. ID में आती है हमारी basic needs जो हमारे अंदर जन्म से होती है। Second point is it is the source of psychic energy and seeks immediate gratification for biological or instinctual needs. Biological और instinctual needs मतलब हर किसी का अपना basic नेचर होता है जिसको हम बोलते हैं स्वाभाविक या मूल प्रवृत्ति, एंड दीज नीड्स रिक्वायर इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन, मतलब ये नीड्स इमीडिएटली सेटिस्फाई होने चाहिए। जैसे जब हमें भूख लगती है, प्यास लगती है, ये सब बायोलॉजिकल नीड्स हैं जो हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। इफ़ दीज नीड्स और वांट्स आर नॉट मेट, अ पर्सन कैन बिकम टेंस, एंग्शियस और एंग्री। तो ये नीड्स इमीडिएटली सेटिस्फाई होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट इज़ Freud believed that instinct could be classified under life instincts and death instincts. तो Freud के accordingly ये जो biological instincts हैं या drives हैं ये 2 तरह की होती हैं। Life instincts also called eros and death instincts also called thanatos. Life instincts help करती है हमें survive करने के लिए, तो इसमें life sustaining activities आती हैं जैसे सांस लेना, खाना, पीना, ये सब चीज़ें आती हैं life instincts में। And the energy involved in these activities is libido. डेथ इंस्टिंक्ट्स होती हैं जो हमारे अंदर डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस होती हैं जैसे कि अग्रेशन, वायलेंस। फ्रॉइड के अकॉर्डिंगली जो लाइफ इंस्टिंक्ट्स हैं दे आर स्ट्रॉन्गर देन डेथ इंस्टिंक्ट्स, दस इट एनेबल्स पीपल टू सर्वाइव रादर देन सेल्फ डिस्ट्रक्ट। Next point is ID is primitive, instinctual and governed by the principles of greed and pleasure. So जो ID होती है वो selfish होती है, childish होती है, irrational होती है, and it is never satisfied. It acts without regard to consequence and it works to increase pleasure and decrease pain. Fifth point is as individual matures, he learns to control the ID, yet it will remain as a driving force throughout life. तो जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, mature होते हैं, वैसे वैसे हम ID को control करना सीख जाते हैं। ID is important source of thinking and behaving. Next is ego. So here the first point is if ID represents unconscious part, ego represents conscious part. So it is the logical and conscious part of the human personality. तो अगर ID unconscious part है तो ego conscious और logical part है। Ego is based on the principle of reality. ये हमें outside world के accordingly adapt करने में help करता है, हमें decision making में help करता है। Thus ego keeps ID under check. Second point is ID wants immediate action and ego wants to postpone it to appropriate time. So ego ID से जो urges, desires पैदा होते हैं इसे control करने में help करता है and it makes us behave in ways that are realistic and socially acceptable. जो outside world में society में justified है. It works according to social realities, norms, etiquettes and rules. The ego recognizes that other people have needs and wants to, and being selfish isn't good in long run. Freud compared the ID to a horse and the ego to the horse rider. फ्रॉइड के अकॉर्डिंगली आईडी अगर हॉर्स है तो ईगो हॉर्स राइडर है जो हॉर्स को कंट्रोल करके रखता है, उसे डायरेक्शन और गाइडेंस प्रोवाइड करता है।
कई बार आईडी और ईगो में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, कई बार ऐसी कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस आती हैं जहां आईडी वांट्स इमीडिएट प्लेजर और सेटिस्फेक्शन और ईगो उस चीज़ को मना करता है या डिले करता है, डिपेंडिंग अपॉन कि वो करना सही है या वो सही टाइम है उस चीज़ को करने का। ईगो टेल्स अस व्हाट इज़ राइट एंड रॉन्ग। तो दोनों में कई बार क्लैशेस होते हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने के लिए ईगो को सपोर्ट मिलता है सुपर ईगो से। So next we are going to study about superego. Superego begins to emerge at around age 5. It represents noble thoughts acquired by a person from parents, teachers, friends, colleagues, organization, religion, etc. From childhood, a person absorbs cultural values and develops a superego. हम अपने पेरेंट्स से, टीचर से, फ्रेंड से, कलीग से, रिलीजन से जो थॉट्स, एथिक्स और बिलीव्स एक्वायर करते हैं वो आते हैं सुपर ईगो में। सुपर ईगो हमारी कॉन्शियस है, जिसे हम कहते हैं अंतरात्मा की आवाज़ या अंतःकरण। Second point is it determines whether the idea proposed by ego is right or wrong. The superego acts as a censor on the individuals. Superego guideline provide करता है to make judgments. Third point is Freud says that ego mediates between ID and superego. जब आईडी और सुपर ईगो में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो ईगो रेफरी की तरह एक्ट करता है, मीडिएटर की तरह एक्ट करता है। फोर्थ पॉइंट इज a personality becomes disorderly developed when either ID or superego becomes dominant. तो फ्रॉइड के अकॉर्डिंगली जब ID, ईगो एंड सुपर ईगो में बैलेंस होता है तो एक हेल्दी, वेल एडजस्टेड पर्सनालिटी डेवलप होती है। और अगर ID, सुपर ईगो और ईगो बैलेंस नहीं है, उनमें इम्बैलेंस है, तो इससे एक मैल अडेप्टिव पर्सनालिटी डेवलप होती है, अनफिट पर्सनालिटी डेवलप होती है। अगर आईडी ओवरली डोमिनेंट है देन द पर्सन विल बी इम्पल्सिव, अनकंट्रोलेबल और इवन क्रिमिनल। ऐसे इंसान का फोकस होगा अपनी अर्जेस को, अपनी डिज़ायर्स को पूरा करना, बिना ये सोचे कि वो डिज़ायर्स लीगल है, सोशली एक्सेप्टेबल है या नहीं, एप्रोप्रिएट है या नहीं। वहीं दूसरी तरफ अगर सुपर ईगो ज़्यादा डोमिनेंट होगी तो जो इंडिविजुअल होगा वो ओवरली मॉरलिस्टिक एंड जजमेंटल होगा। सच पर्सनैलिटी माइट नॉट बी एबल टू एक्सेप्ट एनीथिंग और एनीवन दैट दे परसीव टू बी बैड और इमोरल। Next point is the superego's reason for decision is based more on moral values, while the ego's decision is based more on what others will think or what the consequences of an action could be on the individual. Even though the superego and the ego may reach the same decision about something, super ego के decisions based होते हैं moral values पर और ego का decision based होता है इस चीज़ पर कि बाकी लोग क्या सोचेंगे और उस decision के consequences क्या होंगे। हमें punishment तो नहीं मिलेगी, हमारी इंसल्ट तो नहीं होगी। आईडी मीन्स मीटिंग बेसिक नीड्स, ईगो मीन्स डीलिंग रियलिटी, सुपर ईगो इज एडिंग मॉरल्स। अब इसे एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। मान लो एक छोटा बच्चा है, उसने किचन में एक ट्रे देखी और ट्रे में था केक। तो उसके अंदर एक डिज़ायर पैदा हुई, एक इच्छा पैदा हुई उस केक को खाने की। तो आईडी बोलेगी गो गेट इट, ईट इट, बट ईगो बोलेगी नो, मम्मी पापा डांटेंगे, पनिशमेंट मिलेगी। तो एक डर होगा मम्मी पापा का। तो अगर पनिशमेंट को अवॉइड करने की नीड बड़ी है, स्ट्रॉन्ग है, देन द नीड टू ईट द केक, तो दैट चाइल्ड इज़ नॉट गोइंग टू ईट द केक। और ये भी हो सकता है कि आईडी कन्विंस कर ले ईगो को कि अगर मैं केक खा लूँगा तो मम्मी पापा को पता ही नहीं चलेगा, और अगर उनको पता ही नहीं चलेगा तो पनिशमेंट भी नहीं मिलेगी। तो मतलब रियलिटी प्रिंसिपल ऑफ ईगो एग्री कर गया, गो अहेड ईट द केक। लेकिन अगर सुपर ईगो बीच में आ जाती है एंड सेज कि तो क्या हुआ अगर मम्मी पापा को पता नहीं चलेगा, इट इज़ रॉन्ग, हमें ये नहीं करना है। तो यहाँ मोरालिटी प्रिंसिपल एक्टिवेट हो जाता है। अगर आईडी इमोशनल पनिशमेंट को, दैट इज़ फीलिंग ऑफ गिल्ट को अवॉइड करना चाहता है, तो द चाइल्ड विल नॉट ईट द केक। सो ये तीनों के बीच में आईडी, ईगो एंड सुपर ईगो, इनके बीच में हमेशा बैटल रहता है, युद्ध रहता है। बैटल फॉर कंट्रोल विच रिजल्ट्स इन टेंशन, एंजाइटी, एंगर, फ्रस्ट्रेशन।
एक बोलता है मैं सही हूँ, दूसरा बोलता है मेरे हिसाब से चलो, तीसरा बोलता है मेरी सुनो। इसको कम करने के लिए ईगो एक डिफेंस मैकेनिज्म एस्टैब्लिश करता है। दैट डिफेंस मैकेनिज्म हैज़ फॉलोइंग कंपोनेंट्स और एलिमेंट्स। सो ये कंपोनेंट्स हैं, एलिमेंट्स हैं जो हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, डिनायल. It refers to denying the anxiety outright of the person. It involves blocking external events from awareness. So denial मतलब आप external reality को accept करने से refuse कर दो to avoid anxiety. For example, smokers may refuse to admit to themselves that smoking is injurious to health. वैसे ही जो alcoholic होते हैं वो इस चीज़ को accept नहीं करते कि वो alcoholic है। They are like हम ज़्यादा कहाँ पीते हैं, बस 1-2 पेग रोज़ के, इससे ज़्यादा नहीं। So if some situation is just too much to handle, the person just refuses to experience it. That is the person's choice to deny the reality as a way to avoid psychologically uncomfortable truth. Next is repression. Repression is the unconscious blocking of unpleasant emotions, impulses, memories and thoughts from your conscious mind. सो रिप्रेशन मतलब टू सप्रेस, टू ब्लॉक। ईगो जो है वो ब्लॉक करती है एंजाइटी को या जो डिस्टर्बिंग थॉट्स हैं उनको फ्रॉम बिकमिंग कॉन्शियस। अ पर्सन में कॉन्शियसली रिप्रेस अ पेनफुल और डिफिकल्ट मेमोरी बट द मेमोरी रिमेन्स। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सेलेक्टिव फॉरगेटिंग। हमारे फोबियाज़ होते हैं वो रिप्रेशन का एग्जाम्पल है। जैसे कि किसी को अगर बचपन में किसी डॉग ने बाइट किया होगा तो उसके अंदर एक फोबिया बैठ जाता है डॉग्स को लेकर। वो डॉग्स के पास जाने से डरता है, भले ही उसको वो इंसिडेंट याद भी ना हो कि कौन से डॉग ने काटा था, कब काटा था, पर पूरी ज़िंदगी के लिए एक डर बैठ जाता है। ही हैज़ रिप्रेस्ड द पेनफुल मेमोरी ऑफ द फेयरफुल एक्सपीरियंस विद द डॉग, सो ही इज़ अनअवेयर ऑफ एग्जैक्टली वेयर दिस फियर केम फ्रॉम। नेक्स्ट इज़ regression. This is the movement back in psychological time when one is faced with stress. मतलब returning to the former state, the less developed state. तो जब हम अपनी चाइल्डिश बिहेवियर में, इमेच्योर बिहेवियर में वापस आ जाते हैं क्योंकि हम किसी स्ट्रेसफुल इवेंट से कोप नहीं कर पा रहे हैं और हमें ऐसा लगता है कि अगर हम चाइल्डिश बिहेव करेंगे देन दैट कैन प्रोटेक्ट आवर ईगो फ्रॉम फियर एंड फ्रस्ट्रेशन, तो दैट इज़ कॉल्ड रिग्रेशन। इसे एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी फैमिली में एक न्यूबॉर्न बेबी आता है और पेरेंट्स का अटेंशन उस न्यूबॉर्न बेबी पर ज़्यादा होता है, तो एल्डर चाइल्ड उस अटेंशन को गेन करने के लिए छोटे बच्चे जैसे बिहेव करने लग जाए। ही मे हैव टैंट्रम्स और ही मे रिफ्यूज़ टू यूज़ दी पॉटी सीट इवन दो ही हैज़ बीन सक्सेसफुली पॉटी ट्रेन्ड फॉर अ वाइल। तो वो भी छोटे बच्चे की तरह बिहेव करने लग जाए क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि ऐसा करने से उसको भी उतनी ही अटेंशन मिलेगी। ज़्यादातर इस तरह का जो डिफेंस मैकेनिज़्म होता है वो हम बच्चों में देखते हैं। एडल्ट्स कैन रिग्रेस टू, समटाइम्स एडल्ट्स ऑल्सो एक्ट चाइल्डिश, इमेच्योर और एज इनएप्रोप्रिएट। Another defense mechanism that we are going to study is reaction. Reaction formation reduces anxiety by taking up the opposite feeling, impulse or behavior. रिएक्शन फॉर्मेशन मतलब जो अनवांटेड डेंजरस थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं, उनको कन्वर्ट करना पॉजिटिव थॉट्स में, ऑपोजिट फीलिंग में। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी का ब्रेकअप हुआ है तो ही और शी विल बी सैड एंड हार्ट ब्रोकन, बट अगर वो ऑफिस जाता है डेली सो ही कांट बी सैड, ग्लूमी एंड डिसअपॉइंटेड ऑल द टाइम इन फ्रंट ऑफ हिज सीनियर्स और पीयर्स। सो पब्लिकली आप ये इमोशंस हर समय सबके सामने नहीं दिखा सकते बिकॉज इट इज़ अनएक्सेप्टेबल। सो दैट person is showing just the opposite of it. So he is being happy and indifferent कि उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा इस चीज़ से। उसी तरह अगर कोई अपने बॉस को डिसलाइक करता है
ही इज़ एंग्री एंड फ्रस्ट्रेटेड विद हिज बॉस, बट वो फीलिंग्स आप अपने बॉस को नहीं दिखा सकते. सो यू हैव टू शो रिस्पेक्ट, यू हैव टू बी काइंड एंड पोलाइट. तो ये है रिएक्शन फॉर्मेशन, आप ऑपोजिट फीलिंग दिखा रहे हो. नेक्स्ट इज प्रोजेक्शन. दिस इन्वॉल्व्स इंडिविजुअल्स attributing their own unacceptable thoughts, feelings and motives to another person. प्रोजेक्शन मतलब आपके अंदर जो थॉट्स और फीलिंग्स है उसके लिए आप किसी और को एक्यूज़ करो. मतलब आप अपनी फीलिंग्स, थॉट्स, अपने बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेकर किसी और को ब्लेम करो. फॉर एग्ज़ाम्पल हस्बैंड वाइफ में अगर वाइफ एंग्री हो और अपने हस्बैंड को बोले कि आप मेरी बात कभी नहीं सुनते, जबकि ऐसा भी हो सकता है कि वो खुद ज़िद्दी हो. सो दिस इज़ प्रोजेक्शन विच इज़ द रिज़ल्ट ऑफ लैक ऑफ इंसाइट एंड एक्नॉलेजमेंट ऑफ वंस ओन थॉट्स एंड बिहेवियर. Another defense mechanism is displacement. Displacement involves taking out our frustrations, feelings and impulses on people or objects that are less threatening. Displacement का literal meaning क्या है? To move something from its place or position. इसमें क्या होता है, अपनी किसी इम्पल्स को, अर्ज को, फॉर एग्जाम्पल अग्रेशन को सेटिस्फाई करना विद अ सब्स्टिट्यूट ऑब्जेक्ट. मतलब आप अपने अग्रेशन को किसी पे निकालने की बजाय किसी और पर निकाल रहे हो. फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो लड़ाई घर पर बीवी से हुई है और गुस्सा निकल रहा है ऑफिस में अपने सबॉर्डिनेट्स के ऊपर. तो दिस इज़ डिस्प्लेसमेंट. नेक्स्ट डिफेंस मैकेनिज्म दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज़ sublimation. Sublimation is a defense mechanism that allows us to act out unacceptable impulses by converting this behavior into more acceptable form. So sublimation is simply the channeling of unacceptable impulses, thoughts and emotions into more acceptable ones. तो ये एक तरह की पॉजिटिव स्ट्रैटेजी है. फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने एम्प्लॉयज़ पर गुस्सा करने के बजाय किक बॉक्सिंग करके, एक्सरसाइज करके अपना गुस्सा, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हो. मतलब किसी के अंदर कोई नेगेटिव इमोशन है तो अपनी एनर्जी को उस पर चैनलाइज करने की बजाय उसे किसी पॉजिटिव चीज़ पर फोकस करना, म्यूज़िक पर या किसी आर्ट फॉर्म में इंडल्ज करना या स्पोर्ट्स में. नेक्स्ट डिफेंस मैकेनिज्म दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज़ rationalization. When a person justifies his maladaptive behavior by false logic or ascribes it to noble motives which do not inspire it, it is called rationalization. सो रैशनलाइजेशन मतलब जब कोई अपने अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर को, इमोरल बिहेवियर को या अपने किसी फेलियर को लॉजिकल और रीजनेबल ठहराने की कोशिश करता है जबकि उसे पता होता है कि हिज एक्शंस आर नॉट करेक्ट. सो दैट इज़ रैशनलाइजेशन. फॉर एग्ज़ाम्पल आपने वो फॉक्स और ग्रेप्स की स्टोरी सुनी होगी. द फॉक्स couldn't reach the grapes, so he decided that he did not want them after all because they are sour. उसी तरह स्टूडेंट्स कई बार जब मार्क्स कमाते हैं तो बोलते हैं कि ये कंपटीशन में क्या रखा है, इट्स जस्ट रैट रेस ऑफ द सोसाइटी. Sometimes failure to achieve a particular goal will end up in describing the goal itself worthless. Next is compensation. Compensation is a process of psychologically counterbalancing perceived weaknesses by emphasizing strength in other arenas. तो कंपनसेशन होता है जब कोई इंसान इन्फीरियर फील करता है या उसको लगता है उसके अंदर कोई कमी है, वीकनेस है या लाइफ में कोई फेलियर फेस किया है, तो इस चीज़ को वो डिफेंड करता है कंपनसेशन के थ्रू. उस वीकनेस को वो कंपनसेट करता है अपने किसी स्ट्रेंथ से.
अपनी स्ट्रेंथ्स पर फोकस करके वो ये प्रूव करता है कि कोई भी हर चीज़ में परफेक्ट नहीं होता। इसे एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ समवन सेज आई मे नॉट नो हाउ टू कुक बट आई कैन वॉश द डिशेज, so this person is trying to compensate his lack of cooking skills by emphasizing on his cleaning skills instead। अपनी सेल्फ एस्टीम और सेल्फ इमेज को प्रोटेक्ट करने के लिए लोग इस तरह के डिफेंस मैकेनिज्म यूज़ करते हैं। अगला है फैंटेसी। When a person meets his needs or achieves any goal only in the imagination to overcome frustration, his ego exercises fantasy defense mechanism। तो जब कोई इंसान अपनी अनएक्सेप्टेबल और अनऑथराइज्ड डिज़ायर या गोल्स को अचीव नहीं कर पाता तो वो उनको अपने ख़यालों में, इमेजिनेशन में पूरा करता है, तो उसको हम कहते हैं फैंटेसी। कोई लीडर बनना चाहता है, कोई एक्टर बनना चाहता है, तो वो उसके बारे में डे ड्रीमिंग करता है, फैंटेसाइज करके उसको ग्रेटिफिकेशन मिलती है। ग्रेटिफिकेशन मतलब सेटिस्फेक्शन और फुलफिलमेंट और रिलीफ मिलता है। सो ये थे कुछ डिफेंस मैकेनिज्म टू प्रोटेक्ट अ पर्सन फ्रॉम एंजाइटी प्रोड्यूसिंग थॉट्स एंड फीलिंग्स रिलेटेड टू इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड आउटर स्ट्रेसेस। तो यहाँ पे साइको एनालिटिकल थियोरी ख़त्म होती है। बिहेवियरल साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये थियोरी रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि इसकी कोई साइंटिफिक वेरिफिकेशन नहीं है। इट्स जस्ट अ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट। और दूसरा, ये टोटल पिक्चर नहीं एक्सप्लेन करती, सभी एस्पेक्ट्स नहीं कवर करती पर्सनालिटी के या बिहेवियर के। बट स्टिल दिस थ्योरी गिव्स एन इम्पॉर्टेंट इंसाइट इनटू पर्सनालिटी स्ट्रक्चर एंड द आइडिया ऑफ अनकॉन्शियस मोटिवेशन विच कैन बी यूज्ड बाय बिहेवियरल साइंटिस्ट्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। और अगर आप इस टॉपिक पर स्टडी मटेरियल चाहते हैं, या आप BBA MBA के बाकी के सब्जेक्ट्स पर स्टडी मटेरियल चाहते हैं, या आप UGC नेट पेपर 2 कोड 55 पर स्टडी मटेरियल चाहते हैं, देन यू कैन विजिट आवर वेबसाइट। आई हैव ऑल्सो शेयर द लिंक ऑफ द वेबसाइट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।